Hello friends, today we will learn on the welding and specially on the arc welding, shielded metal arc welding and submerged arc welding. These three are the basic or major types of the welding process. वो कहाँ पे कैसे कौन सा यूज़ करेंगे वो हम आज उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि वेल्डिंग क्या है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में एक पार्ट था मेटल जॉइनिंग। वो मेटल जॉइनिंग उसमें सब पार्ट में, जैसे मेटल जॉइनिंग कैसे आप कर पाएंगे, तो बोल्टिंग, स्क्रूइंग, ग्लूइंग मतलब एडेसिव जॉइनिंग, और दूसरा एक टाइप है वेल्डिंग। सो वेल्डिंग से भी आप मेटल जॉइनिंग कर सकते हैं। सो वेल्डिंग इज़ ए वन टाइप ऑफ मेटल जॉइनिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। वो नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? जैसे जॉइनिंग जो प्रोसेस है आप बोल्ट से भी कर सकते हो, स्क्रू से भी कर सकते हो, या दूसरी कोई मेथड से भी कर सकते हो, और वेल्डिंग से भी कर सकते हो। लेकिन बोल्टिंग और स्क्रूइंग और वेल्डिंग, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है बोल्टिंग एंड स्क्रूइंग दिस आर नॉट द परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। आप अगर दो पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो बोल्ट या स्क्रू खोल दे तो दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, जबकि वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। वेल्डिंग में क्या होता है, वो परमानेंट जॉइनिंग होता है। सो वेल्डिंग इज़ ए परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस और ए फैब्रिकेशन प्रोसेस। Now we will define and give some introduction about the arc welding. Arc welding is a fabrication process that joins material, usually metals or thermoplastics by causing corrosions. मतलब कि आप थर्मोप्लास्टिक और मेटल को फैब्रिकेशन करके मतलब वेल्डिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं। This is often done by melting the workpiece and adding a filler material from a pool of molten material that cools to become a strong joint. मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है को जो भी दो पेरेंट मटेरियल जिसको आपको ज्वाइन करना है, आपको उसको हीट करना है। उससे हीट करने से पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर मतलब उसके ऊपर अगर कोई रस्ट है या कोरोजन किया हुआ है या दूसरा कुछ particles है, that you have to remove. That means you have to prepare, means you have to clean that base material. उसके बाद में जैसे मैंने वो प्रैक्टिकल में दिखाया था कि आपको उसको कोई जहाँ पे भी आपको जो वेल्डिंग करना है वो फेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको कौन सा वेल्ड चाहिए, वेल्ड जॉइंट चाहिए, यू चाहिए, जेब टाइप का चाहिए, या बट वेल्ड चाहिए, या लैप जॉइंट चाहिए, वो डिपेंडिंग ऑन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉइंट you have to prepare that material as well as the face of that material. और वो जो गैप बनता है, पहले तो आपको वो जो भी दो बेस मटेरियल को आपको वेल्ड करना है उसको हीट करना है, और उसमें फिलर मटेरियल वो जो पुल बनता है उसमें आपको गर्म करके ऐड करना है, और उसके बाद में ठंडा हो जाने के बाद वो आपका स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाएगा। लेकिन बट sometimes the pressure is used to conjunction with heat or by itself to produce the weld. मतलब ये आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें दो तरीका से आप उसको वेल्ड कर सकते हो। सिंपली बाय हीटिंग दैट वर्क पीस, एंड सेकंड प्रोसेस इज आइदर यू हैव टू हीट एंड प्रेस दैट मटेरियल और you have to increase the pressure between two material. प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक हीट जनरेट होती है और वो आपको परमानेंट वेल्ड मिलता है। सो वेल्डिंग में आपको बेसिकली क्या है, वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट और आपको उसमें हीट एंड और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और बिफोर डूइंग दिस वेल्डिंग प्रोसेस यू हैव टू प्रिपेयर दैट बेस मटेरियल, एंड जो भी आपको जिस टाइप का भी आपको जॉइंट चाहिए इस हिसाब से आपको वो फेस को प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में
वो जो पुल बनता है, मतलब जो गैप बनता है, यू हैव टू फिल दैट गैप विथ फिलर मटेरियल. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द वेल्डिंग एंड स्पेशली ऑन द आर्क वेल्डिंग. ये आर्क वेल्डिंग कैसे होता है, उसका इक्विपमेंट कैसा है, मैंने प्रैक्टिकल जो किया था, एक वीडियो भेजा था आपको, उसमें भी ये आपको मैंने पूरा यूनिट दिखाया हुआ था कि वो क्या होता है. यहाँ पे भी उसका मैंने एक स्केच बना के आपको दिखाया है, बराबर है. तो एक आपके पास जो यूनिट होता है जो डिनोट किया हुआ है ए से, उसका एक केबल इलेक्ट्रोड जो होल्डर है उसमें जाता है, वो होल्डर के अंदर आपको इलेक्ट्रोड फिक्स करना है. एक वर्क टेबल होता है, वो वर्क टेबल को आपको दूसरा एंड जो है आपका यूनिट का वो देना है, उसके ऊपर आपको वर्क पीस रखना है. और वो जो वर्क पीस है, वो वर्क पीस के नज़दीक में अगर आप इलेक्ट्रोड ले जाएंगे, नज़दीक में मतलब यू हैव टू कीप ए गैप अबाउट 2 to 3 mm टू जनरेट द आर्क. 2 से 3 mm का अगर आप जगह रखेंगे तो वहाँ पे आर्क जनरेट होगा और उसके बाद में वो मटेरियल हीट होगा. ये आपका बेसिक आर्क वेल्डिंग का सर्किट है. अभी आर्क वेल्डिंग में उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं. एक तो वेल्डिंग मशीन, जो मैंने ए लिख के आपको वहाँ पे दिखाया था, जहाँ से वो आपको पावर सप्लाई मिलता है. दूसरा है केबल, देन होल्डर, इलेक्ट्रोड. होल्डर मतलब जो होल्डर होता है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड फिक्स करना है और वो होल्डर आपको हाथ में पकड़ के उसका वेल्डिंग करना है. हैंड ग्लोव्स, गोगल, एप्रॉन, चिपिंग हैमर्स एंड वायर ब्रश. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग जो आपको करना है उसमें इतने इतने पार्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है. आई एम रिपीटिंग, जैसे कि वेल्डिंग मशीन है जहाँ से आपको पावर सप्लाई मिलता है, केबल है, होल्डर है, इलेक्ट्रोड है, हैंड ग्लोव्स है, गोगल्स है, एप्रॉन है, चिपिंग हैमर है और वायर ब्रश है. नाउ हम वन बाय वन देखेंगे कि उसका ज़रूरत कहाँ पे होता है. जैसे वेल्डिंग मशीन या पावर सप्लाई यूनिट. सो इलेक्ट्रिक और पावर इज सप्लाइंग फ्रॉम डायरेक्ट बोर्ड टू वेल्डिंग मशीन टू इलेक्ट्रोड केबल टू इलेक्ट्रोड होल्डर. मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक पावर है, वेल्डिंग मशीन है, उसको आपको इलेक्ट्रिक पावर देना है. वो पावर वेल्डिंग मशीन से होके इलेक्ट्रोड होल्ड केबल है उसमें से होके आपके हाथ में जो इलेक्ट्रोड होल्डर जो पकड़ा है उसमें वो पावर जाता है. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द वेल्डिंग मशीन. केबल, द मेन फंक्शन इज टू डिलीवर द करंट टू द इलेक्ट्रोड होल्डर फ्रॉम द मशीन. केबल का काम क्या है, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, फैन होता है, एसी होता है, उसमें आप एसी फिक्स करेंगे तो एसी वर्क नहीं करेगा, बट यू हैव टू गिव द सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई टू दैट एयर कंडीशनर और ए ट्यूबलाइट. कैसे देंगे कि आपके घर के डोर तक बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बट यू हैव टू कनेक्ट दैट योर अप्लायंस मीन्स आप आइदर आपका एयर कंडीशनर, फ्रिज, washing machine, whatever it is, and you have to connect that appliances with that switchboard through that cable. तो केबल का यूज़ क्या हुआ कि आपको जो भी करंट है वो आपका जो होल्डर है वहाँ तक पास करना है, उसके लिए केबल का रिक्वायरमेंट होता है. नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या काम करता है. दिस इलेक्ट्रोड क्रिएट्स अ स्पार्क व्हेन कॉन्टेक्टिंग द वर्क. ये इलेक्ट्रोड जो है वो स्पार्क जनरेट करता है, और स्पार्क जनरेट करता है दैट मीन्स वो स्पार्क स्विच नहीं करता है, कंटिन्यूस स्पार्क होता है, जिसके कारण जो भी आपका जो वर्क पीस है वहाँ पे जो भी पुल है वो मेल्ट होता है, और वो जो मेल्ट किया हुआ मटेरियल जो है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड वो मटेरियल फिलअप करता है, और वो फिलअप करने के कारण आपका जो भी वर्क पीस है उसका परमानेंट जॉइनिंग क्रिएट होता है. हैंड ग्लोव्स. हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत क्या है. तो while performing welding operation, safety comes first. So for the hand, we use here hand gloves. ये जो हीट जनरेट होता है और उसके कारण आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आपको हीट से आपका हाथ में कुछ इंजरी ना हो, उसके लिए हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है. गोगल, सेम वे दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ योर आई. As the welding operations temperature is too high,
we can see the operation with the naked eye, but after some time the eye gets damaged. आप आँख से वो ऑपरेशन देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप वो देखेंगे तो आपकी आँख को नुकसान होता है. To avoid that, we need to use the goggle when we are performing the welding operation, or when somebody is performing the welding. But if we are seeing that process, even though we have to use or wear the goggles. Sorry. The eye can be sustained with high temperature, therefore here we use goggle. Next one is the apron. एप्रॉन की ज़रूरत कहाँ होती है कि जैसे स्पार्क जनरेट होता है तो वो स्पार्क के कारण हमने जो भी कपड़े पहने हुए वो कॉटन या टेरी कॉटन के जो होते हैं उसमें वो छेद हो जाता है. तो उसके कारण टू अवॉइड दिस, सेफ्टी के लिए वी हैव टू यूज़ दिस एप्रॉन. वो एप्रॉन जनरली प्योर कॉटन का बनाया हुआ होता है और थोड़ा थिक भी होता है, सो दैट अगर स्पार्क भी होता है तो उसमें छेद नहीं होता है और चांसेस बहुत कम होता है. सो एप्रॉन्स आर लाइक क्लोथ्स, वी वियर दिस फॉर सेफ्टी पर्पस. नेक्स्ट वन इज द चिपिंग हैमर. दिस इंस्ट्रूमेंट इज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस वेन एवर रिक्वायर्ड. चिपिंग हैमर ये उसके लिए भी यूज़ होता है, और दूसरा कि हाथ में अगर आपको वेल्डिंग हो गया उसके बाद में जो अनवांटेड उसके ऊपर जो फ्लक्स पड़ा हुआ है या फिर उसके ऊपर स्लैग जो है, दैट यू हैव टू रिमूव बाय हैमरिंग दैट एरिया, एंड वो चिपिंग प्रोसेस बोलते हैं, एंड सो दैट वी कैन हैव ए क्लीन वेल्ड एरिया. वायर ब्रश, ये जो फंक्शन वायर ब्रश का जो यूज़ है वो चिपिंग हैमर, चिपिंग करने के बाद में जो रिमूव करना है अनवांटेड मटेरियल, उसके लिए वायर ब्रश होता है. अगर आप हाथ से या कोई कपड़े से करेंगे तो हो सकता है वो पार्ट गर्म होता है तो आपको इंजरी होता है. सो दैट टू अवॉइड दैट वी हैव टू यूज़ द वायर ब्रश टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वेल्डेड वर्क पीस, दैट इज स्लैग. वी यूज़ ए वायर ब्रश. नेक्स्ट वन इज, नाउ वी विल सी व्हाट इज आर्क वेल्डिंग. और आर्क वेल्डिंग के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने का है तो आपको कैसे उसको लिखना है, तो मैं आपको समझाता हूँ. द आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम मिनिमम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू अप टू 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड. आप सोचो कि आर्क वेल्डिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे कितना टेम्परेचर बनता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड. So as the diagram is shown above, in which setup has been shown, ये जो सेटअप मैंने आगे जो दिखाया उसमें ये प्रोसेस से आपको ये इतना टेम्परेचर आप जनरेट कर सकते हो. नाउ सप्लाइंग द पावर फ्रॉम मशीन टू द इलेक्ट्रोड्स बाय द इलेक्ट्रोड केबल एंड होल्डर. उसके बाद में जैसे मैंने समझाया कि आपको इलेक्ट्रिक केबल जो यूज़ किया है उससे आपको वो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको होल्डर तक पहुंचाना है. सो द वर्क पीस इज माउंटेड देयर देन बिफोर द इलेक्ट्रोड टचेस. जो आपको इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे उसके नीचे वर्क पीस रखा हुआ है, और जैसे ही आपका वो करंट पास होगा वो होल्डर के अंदर आपने इलेक्ट्रोड फिक्स किया हुआ है. दैट यू हैव टू मेक ए कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस एंड यू हैव टू जनरेट द स्पार्क. लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि आपको इलेक्ट्रोड को वर्कपीस को टच नहीं करना है, सिर्फ जो वर्कपीस है उसके ऊपर करीबन 2 से 3 mm का गैप रखना है. इवन इफ़ यू कीप दैट गैप, वो स्पार्क जनरेट होगा, और वो स्पार्क जनरेट होने के बाद वो जो आपका वर्कपीस है वो मेल्ट होना शुरू होगा. सो दिस इज़ द अबाउट द आर्क वेल्डिंग. सेकंड थिंग, एंड AC और DC पावर सोर्सेज यूज़. ऐसा नहीं है कि सिर्फ AC पावर ही यूज़ होता है या DC. AC मतलब ऑल्टरनेटिव करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट. वो दो में से कोई भी पावर आप यूज़ कर सकते हो. फिटेड विथ वॉट एवर कंट्रोल्स में बी नीडेड, is connected by work cable to the workpiece and by the electrode cable to electrode holder of some type, which makes electrical contacts with the welding electrode.
एंड आर्क इज, जैसे मैंने पहले बताया कि आप 2 से 3 mm का गैप जनरेट करेंगे, रखेंगे और आर्क जनरेट होगा व्हेन द एनर्जाइज सर्किट, वो कब होगा, वो सर्किट एनर्जाइज होगा उसके बाद में। द आर्क प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6500 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टिप। दिस हीट मेल्ट्स both the base metal and the electrode, producing a pool of the molten metal, sometimes called a crater. The crater solidifies behind the electrode as it is moved along the joint. This result a fusion bond. जैसे मतलब ये जो आप जो मेल्ट होगा उसमें आप फिलर रोड से मटेरियल फिलअप करेंगे और वो ठंडा होगा तो उसका दो जो वर्क पीस है उसका परमानेंट ज्वाइन हो जाएगा। नाउ कौन कौन से टाइप के आर्क वेल्डिंग है वो हम देखेंगे। एक तो कार्बन आर्क, फ्लक्स कोर आर्क, गैस मेटल आर्क, गैस टंगस्टन आर्क, प्लाज्मा आर्क, शील्डेड मेटल आर्क, स्टब आर्क, सबमर्ज आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग ESW एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग EGW। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। लेकिन ये जो लेक्चर है उसमें हम आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का बारे में बात करेंगे। नाउ आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर और वर्किंग। जैसे मैंने पहले बताया कि आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर क्या है, तो 3000 से 20000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एंड जैसे मैंने उसका जो आपको बताया वर्किंग, कि आपको टेबल के ऊपर वर्कपीस रखना है और वर्कपीस रखने के बाद पहले वर्कपीस रखने से पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर मतलब आपको उसको क्लीनिंग करना है और जो भी फेस है आपको उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर जो मैंने जो एक लेक्चर वीडियो लेक्चर बताया था आपको, उसमें प्रैक्टिकल दिखाया था कि आपको वो सरफेस जो होता है उसको परफेक्टली क्लीन करना है और जो भी आपको लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, वी जॉइंट, जे जॉइंट, जो भी टाइप का जॉइंट चाहिए उस हिसाब से आपको उसको प्रिपेयर करना है और उसके बाद में वो वर्कपीस आपको वर्क टेबल के ऊपर रखना है और उसके बाद में उसका वेल्डिंग प्रोसेस आपको करना है। दिस इज़ द बेसिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या है? सो आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस में दिस प्रोसेस गिव्स हाई डिपोजिशन रेट। हाई डिपोजिशन रेट मतलब कि आप उसका वो जो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। वेल्डिंग स्पीड इज़ हाई। वायर कंजम्पशन इज़ लो, मतलब जो फिलर रोड यूज़ करते हैं उसका कंजम्पशन बहुत कम होता है। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ऑल्सो लो एज ए मैक्सिमम ऑफ 97% ऑफ हीट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज। मतलब आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड वॉट एवर पावर वी आर यूजिंग टू जनरेट दैट हीट, मोस्टली 97% ऑफ हीट एनर्जी जो भी जनरेट होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। दैट मीन्स वी कैन से कि उसका जो पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का वेस्टेज है वो बहुत कम होता है। एनी लेंथ कैन बी वेल्डेड विदाउट एनी इंटरप्शन। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ लिमिटेशन है कि आप 20 mm, 25 mm, 50 mm तक का वेल्डिंग कर सकते हो। कोई भी लंबाई का आपको वेल्ड जॉइंट बनाना है, आप विदाउट एनी इंटरप्शन आप वो वेल्डिंग कर सकते हो। हाई क्वालिटी वेल्ड्स आर अचीव विथ नो फ्यूजन डिफेक्ट्स, नो पोरोसिटी एंड स्लैग इंक्लूजन। एकदम आर्क वेल्डिंग का जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है, कोई फ्यूज़न डिफेक्ट नहीं होता है। फ्यूज़न डिफेक्ट मतलब आपने वेल्ड किया तो कहीं पे कुछ होल्स रह गया, दैट इज़ नोन एज ए, हम एक पूरा उसका लेक्चर लेंगे वेल्डिंग की डिफेक्ट्स क्या क्या होती है, उसमें ये फ्यूज़न डिफेक्ट्स आएगा। पोरोसिटी नहीं होता है और स्लैग इंक्लूजन नहीं होता है। उसके एडवांटेज के साथ में उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है? तो हाई स्किल ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई भी मशीन छोटा मोटा है आप उसमें चला लिया या आपने काम कर दिया। वेल्डिंग काम करने के लिए आपको उसका परफेक्ट नॉलेज और स्किल वर्कर होने की ज़रूरत होती है। आर्क इज़ इनविजिबल,
इट कैन बी कंट्रोल ओनली बाय मेजरिंग आर्क वोल्टेज एंड करंट। आर्क कितना है मतलब आप देख सकते हो, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो आप मेज़र नहीं कर सकते हो। सो वी कैन से आर्क इज़ इनविजिबल। तो आप वो जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन करेंगे, तो कंट्रोलिंग द वोल्टेज एंड करंट, करंट इन द सेंस एम्पियर। आप जो भी काम करेंगे, जो भी सप्लाई देंगे, तो उसमें आपको वोल्टेज कितना रखना है और करंट कितना रखना है, वो आपको उसके ऊपर आपका जो भी वेल्डिंग बनता है उसकी क्वालिटी डिपेंड रहती है। इट कैन बी यूज ओनली इन द डाउन हैंड वेल्डिंग पोजिशन। उसमें आपको आपका हाथ का पोजीशन ऊपर से नीचे तक का होना चाहिए, तभी ये यूज़ हो सकता है। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? सो आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन ऐसे देखें तो बहुत सारी जगह पे और मेजोरिटी हर जगह पे होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, फार्म इक्विपमेंट, लॉन एंड गार्डन, हाईवे इक्विपमेंट, इंस्टीट्यूशनल इक्विपमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, और मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया कि हर जगह पे आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका आर्क वेल्डिंग के बारे में आपका शॉर्ट नोट या उसका डिटेल इंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल सी द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को शॉर्ट फॉर्म में SAW भी बोला जाता है। So submerged arc welding is a common arc welding process that involves the formation of an arc between a continuously fed electrode and the workpiece. अभी आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में कौन सा डिफरेंस है? तो सेम जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आर्क वेल्डिंग का है। कंटिन्यूस आपको उसको आर्क देना है और कंटिन्यूस आपको जो भी पुल है उसको वेल्ड करना है। A blanket of powder flux generates a proactive gas shield and a slag। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में क्या था कि आपका आर्क डायरेक्टली आपका एयर के कांटेक्ट में होता है। जो वेल्डिंग हो गया वो वर्क भी, जो वर्क पीस है वो भी आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, और होल्डर जिसमें इलेक्ट्रोड आपने फिक्स किया हुआ है वो भी डायरेक्टली आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। लेकिन सबमर्ज आर्क में क्या होता है, तो जो आपका आर्क जनरेट होता है वो उसके ऊपर, जैसे आपका दो वर्कपीस को आपको वेल्ड करना है, वो जो पुल है उसके ऊपर आपको कुछ फ्लक्स रख देना है, और फ्लक्स रख देने के बाद में आपको उसके ऊपर वेल्डिंग स्टार्ट करना है। सो दैट फ्लक्स क्या करता है कि वो प्रोएक्टिव गैस के हिसाब से काम करता है। मतलब कि जब भी आपका वेल्डिंग ख़त्म हो जाता है और जो जैसे जैसे इम्प्रूव होता है वेल्डिंग का प्रोसेस, और फॉर एग्जांपल मान लो 100 मिलीमीटर लंबाई वाला आपका वर्कपीस है, आपने 10 मिलीमीटर जैसा वेल्डिंग कर दिया, 11, 12, 13, 14 मिलीमीटर का आप कंटिन्यूस करते रहते, इमीडिएटली आपका जो वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन बिफोर डूइंग दैट वेल्डिंग आपका जो वेल्ड पुल है उसमें आपने फ्लक्स रखा हुआ है। तो आपका इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड आपको जो उसका जो स्पार्क होता है वो आपको नज़र में नहीं आता है, सिर्फ एक लाइट जैसा आपको नज़र में आता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो वेल्डिंग हो गया है वो वेल्ड पोर्शन आपका एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, और हम दूसरे वर्ड में कहें कि जो भी आपका वेल्डिंग हो गया है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है एंड ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस नहीं करता है। ये उसका एक बेनिफिट है। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए ब्लैंकेट ऑफ पाउडर्ड फ्लक्स जनरेट्स ए प्रोएक्टिव गैस शील्ड एंड ए स्लैग विच प्रोटेक्ट्स द वेल्ड जोन। जो वेल्ड जोन है उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। ए शील्डिंग गैस इज नॉट रिक्वायर्ड, द आर्क इज सबमर्ज beneath the flux blanket and is not normally visible during the welding। जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको आर्क नज़र में नहीं आती है, सिर्फ एक लाइट जैसा आपको नज़र में आता है। सो ये प्रोसेस था सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का।
जैसे मैंने ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो क्या होता है। जैसे ये येलो कलर के जो दो रोलर है उसके बीच में से आपका वायर, इलेक्ट्रोड का वायर आता है, और ये राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो फ्लक्स आपने ग्रेन्युलर फ्लक्स, मतलब एक ग्रेन्युलर फ्लक्स मतलब उसको वो दानेदार जो बोलते हैं ना उसको ग्रेन्युलर बोलते हैं, वो फ्लक्स आपने रखा हुआ है। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो वो फ्यूज फ्लक्स है, मतलब आपने पहले से पूरे लेंथ में आपने फ्लक्स रख दिया है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड का आप वेल्डिंग प्रोसेस करते हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में करीबन 10 mm का जो आपने वेल्डिंग कर दिया है वो फ्लक्स फ्यूज़ हो गया है, और बाकी का फ्लक्स फ्यूज़ होने का बाकी है। ये जो डायग्राम है वो मोरलेस ये जो प्रोसेस है वो आर्क वेल्डिंग के जैसा ही है। इंस्टेड ऑफ जो आपका जो आर्क वेल्डिंग है उसमें आपने कोई फ्लक्स यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप ग्रेन्युलर फ्लक्स मतलब दानेदार फ्लक्स पाउडर आप यूज़ करते हो, सो दैट आपका जो भी वेल्डिंग आपका ख़त्म हो गया है वो एरिया आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में न आए। अभी ये प्रोसेस कैसा है, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, द फ्लक्स स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द जॉइंट टू बी वेल्डेड सिंस द फ्लक्स व्हेन कोल्ड इज नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने जो भाग में वेल्डिंग करना है वो भाग में आपने फ्लक्स रखा है, तो और उसके बाद में आप वेल्डिंग करते हो। तो आर्क वेल्डिंग में मैंने क्या बताया था आपको, तो आपको जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड आपको वर्कपीस को कांटेक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ उसमें 2 या 3 mm का गैप रखना है। इवन ये गैप रखेंगे तो भी वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे एक बीच में वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लक्स आ गया है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करता है। तो ये जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है वो प्रोसेस आपको कैसा करना पड़ेगा, तो आपको जो इलेक्ट्रोड है वो जब स्टार्ट करेंगे तब आपको वो वर्कपीस को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, या यू हैव टू फिजिकली मेक ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। ये उसमें आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, बराबर। तो सिंस द फ्लक्स व्हेन कोल्ड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द आर्क में बी स्ट्रक either by touching the electrode with the workpiece or by placing steel wool between electrode and job before switching on the welding current or by using a high frequency unit। जैसे मैंने बताया कि आपको इलेक्ट्रोड वर्कपीस को टच करना पड़ेगा। इन ऑल केसेस द आर्क इज स्ट्रक अंडर ए कवर ऑफ फ्लक्स। कोई भी आप यूज़ करो, लेकिन जो आर्क जनरेट होगा वो फ्लक्स के अंदर होगा, आप वो विजिबल आप देख नहीं सकते। तो फ्लक्स अदरवाइज इज एन इंसुलेटर बट वंस इट मेल्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर पास ऑन नहीं करता है, मतलब वो कंडक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे आपने इनिशियली स्टार्ट कर दिया वेल्डिंग डायरेक्टली इलेक्ट्रोड को वर्कपीस को टच करके, उसके बाद में आपको कंटिन्यूस टच में नहीं रखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड आपको 2 या 3 mm का गैप बना के रखना है। कब? जब वो फ्लक्स मेल्ट हो जाए उसके बाद में, क्योंकि फ्लक्स जब मेल्ट हो जाता है उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर बन जाता है। तो इनिशियली आपको वो जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रोड को टच में नहीं लाना है, लेकिन उसके बाद में इलेक्ट्रोड को टच में पहले लाना है, और उसके बाद में जैसे ही आपका वेल्डिंग स्टार्ट हो जाए आपको इलेक्ट्रोड थोड़ा पीछे मतलब 2 या 3 mm पीछे खींच के कंटिन्यूस आपको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट रखना है। The electrode is continuously fed to the joint to be welded at a predetermined speed। ये मोस्टली आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग आप मैन्युअली भी कर सकते हो या ऑटोमेटिक या मशीनाइज भी कर सकते हो, लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। उसमें आपको फीड स्पीड ये सब एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने का होता है। तो एक जो आपका जो इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट का जो स्पीड होता है वो एक स्टैंडर्ड आपको उसमें रखना है।
In semi-automatic welding sets, the welding head is moved manually along the joint. In automatic welding, a separate drive moves either the welding head over the stationary job or the job moves rotates अंडर द स्टेशनरी वेल्डिंग हेड. मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे आया कि आपको जो उसका जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसकी जो जैसे जैसे आपको जो लंबाई में आपको या जो सरकमफेरेंस में आपको जो वेल्ड करना है तो वो कैसे करना है. आइदर यू हैव टू कीप योर होल्डर स्टेशनरी और जो वर्क पीस है उसको आप एक स्टैंडर्ड स्पीड से मूव करो, और दूसरा ऑप्शन है यू हैव टू कीप योर वर्क पीस स्टेडी एंड यू हैव टू मूव विद स्टैंडर्ड स्पीड द इलेक्ट्रोड होल्डर, या आपको उसको इलेक्ट्रोड को मूव करना है. मतलब आइदर आपको इलेक्ट्रोड को मूव करना है और दूसरा ऑप्शन है आइदर आपको वर्कपीस को मूव करना है, बट विथ ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड स्पीड. द आर्क लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग आर्क. आपको जो भी आर्क लेंथ है वो एक फिक्स रखनी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है. अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो आपका वेल्ड जॉइंट की क्वालिटी में उसके ऊपर फर्क आ सकता है. अभी जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं. तो जैसे मैंने भी अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि वायर का फीड और स्पीड. जैसे आप स्पीड चेंजेस करते हैं तो आपकी जो सबमर्ज आर्क वेल्ड किया हुआ जो पोर्शन है उसकी क्वालिटी में चेंज आएगा. तो फीड एंड स्पीड एंड ट्रैवल स्पीड, these are the main 3 variables for the quality of the SAW या submerged arc welding. Electrode stick out ESO or contact tip to work CTTW. Polarity and current, मतलब AC और DC है, एंड करंट कितना रखा है और वोल्टेज कितना रखा है, ये सब जो है वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग. नॉट ओनली सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इवन इन आर्क वेल्डिंग दिस आर द वेरिएबल्स. और अगर आप स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे तो आपकी वेल्ड जॉइंट की क्वालिटी में उसमें फर्क आ सकता है. ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जनरली कौन कौन से मटेरियल पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल बेस्ड एलॉय और सरफेसिंग एप्लीकेशंस वेयर वियर फेसिंग बिल्डअप एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ओवरले ऑफ स्टील्स. ये मेनली इतनी जगह पे आप ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हो. उसके एडवांटेजेस क्या क्या है. तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा है हाई डिपोजिशन रेट. मतलब वो 45 kg पर आवर या 100 पाउंड्स पर आवर वो आपको उसका डिपोजिशन रेट इतना ज़्यादा हो सकता है. हाई ऑपरेटिंग फैक्टर्स इन मैकेनाइज एप्लीकेशन, मतलब ये जो आप मशीनाइज आप करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग फैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं. डीप वेल्ड पेनिट्रेशन, ऊंडाई में आपको उसका, जैसे मान लो कि भाई आर्क वेल्डिंग के सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं कि भाई वो कितने ऊंडाई में काम कर सकता है, जबकि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आप ज़्यादा डेप्थ में भी आप उसका वेल्डिंग कर सकते हो. साउंड वेल्स आर रेडीली मेड sorry, high speed welding of thin sheet steel up to 5 मीटर पर मिनट. अगर आपका वेल्डिंग का शीट जो वेल्ड मटेरियल है आपको जो वर्क पीस पे वेल्डिंग करना है, अगर उसका थिकनेस 5 जो थिन है तो आपको उसमें जो उसका स्पीड है वो 5 मीटर पर मिनट तक आप हो सकता है. मिनिमल वेल्डिंग फ्यूम्स और आर्क लाइट इज एमिटेड. जब आप वेल्डिंग करते हो, स्पेशली आर्क वेल्डिंग करते हो, तो उसमें आपको आँख में आर्क भी दिखता है और उसका फ्यूम्स भी जनरेट होता है. जबकि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, सब आप वेल्डिंग करते हो उसके ऊपर फ्लक्स होता है तो उसका फ्यूम्स भी नहीं आता है और वो आर्क भी आपको दिखता नहीं है. प्रैक्टिकली नो एज पेनिट्रेशन इज नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन जॉइंट कन्फिगरेशन एंड रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन. यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि आपको एज प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप नहीं करें तो वो चल सकता है. वेल्ड्स प्रोड्यूस आर साउंड, यूनिफॉर्म, डक्टाइल,
corrosion resistance and have a good impact value। ये जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे और उससे आपको जो भी वेल्ड जॉइंट्स मिलता है वो साउंड मतलब वो आवाज़ करता है ऐसा नहीं होता है, मतलब वो हेल्दी होता है, वो तोड़ने का काम, वो टूटने का चांसेस बहुत कम होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा ही होता है, क्योंकि ये मोस्टली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, डक्टाइल होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है एंड उसका इम्पैक्ट वैल्यू अच्छा होता है। सिंगल पास वेल्ड्स कैन बी मेड इन थिक प्लेट्स विथ नॉर्मल इक्विपमेंट। कोई नॉर्मल इक्विपमेंट है उससे भी आप थिक जो वर्क पीस है उसका वेल्डिंग सिंगल पास में कर सकते हो। द आर्क इज ऑलवेज कवर अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, दस देर इज नो चांस ऑफ स्पैटर ऑफ वेल्ड। स्पैटर ऑफ वेल्ड मतलब जैसे आप आर्क वेल्डिंग करते हो तो वो वेल्डिंग के ऊपर, उसके ऊपर आपका जो भी जो आप हिंदी में या गुजराती में बोले तो वो पोपड़ी जैसा जो बन जाता है वो यहाँ पे नहीं होता है। एंड 50 to 90% ऑफ द फ्लक्स इज रिकवरेबल। ऐसा नहीं होता है कि जो जितना भी फ्लक्स आपने उसने ऊपर रखा है वो सब फ्लक्स मेल्ट हो जाता है या यूटिलाइज हो जाता है, बाकी का फ्लक्स जो आजू बाजू में से जो नीचे गिरता है दैट यू कैन रीयूज दैट फ्लक्स एंड रिसाइकल एंड रीयूज। ये था उसका एडवांटेजेस। उसके साथ में उसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस कौन से हैं? तो लिमिटेड टू फेरस एंड सम निकल बेस्ड एलॉयज, नॉर्मली लिमिटेड टू 1F 1G and 2F position, normally limited to long straight seams or rotated pipes or vessels, requires relatively troublesome flux handling system। आपको उसमें एक जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें फ्लक्स यूज़ नहीं करते, अगर फ्लक्स यूज़ नहीं करते तो फ्लक्स स्प्रेड करने का मैकेनिज्म की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है आप वेल्डिंग भी करते हैं और उसके ऊपर फ्लक्स भी आप स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए आपको अलग मैकेनिज्म की या फ्लक्स हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। फ्लक्स एंड स्लैग रेसिड्यू कैन प्रेजेंट ए हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न। ये फ्लक्स आपका जो भी उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए थोड़ा उसका कंसर्न भी होता है। रिक्वायर इंटरपास एंड पोस्ट वेल्ड स्लैग रिमूवल। रिक्वायर्स मतलब इंटरपास एंड पोस्ट वेल्ड मतलब कि आपने जब मान लो कि बहुत थिक मेटल का आपको वेल्डिंग करना है तो एक बार कर दिया तो दूसरी बार उसके ऊपर जो ऊपर वाली हाइट में आप वेल्डिंग करेंगे तो जो नीचे जो किया हुआ है उसके ऊपर जो स्लैग जो है दैट यू हैव टू रिमूव, तो एक स्टेप आपका उसमें बढ़ जाता है। लिमिटेड टू हाई थिकनेस मटेरियल, मतलब ये जो मैंने बताया वो उसके लिमिटेशंस थे। नाउ तीसरा एक हम देखेंगे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये जो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है दैट इज़ ऑल्सो एज गुड एज द आर्क वेल्डिंग, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है? तो एक सबसे बड़ा फ़र्क है कि जो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोड आपका उसके ऊपर फ्लक्स लगाया हुआ होता है। तो जैसे जो बेर होता है, जो आर्क वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड होता है वो बेर मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो उसको नंगा, मतलब उसके ऊपर कुछ कोटिंग नहीं होता है, जबकि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ होता है। तो जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग था आप उसमें क्या करना पड़ता था कि आपको अलग से उसके ऊपर फ्लक्स स्प्रे करना पड़ता था या उसके ऊपर रखना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोड है मेटल का उसके ऊपर ही फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ होता है। तो जैसे 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 आप वेल्डिंग करते जाएंगे इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता जाएगा और उसके ऊपर फ्लक्स भी स्प्रे होता जाएगा, सो दैट कि आपका जो वेल्ड किया हुआ पोर्शन है वो वेल्ड किया हुआ पोर्शन डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में न आए। सो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। उसका स्केच कैसा होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कैसा होता है। तो जैसे नीचे एक बेस मेटल रखा है, उसके ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन मैंने किया हुआ है वो वेल्ड किया हुआ है, बराबर। और जो हैंडल जैसा आपको मतलब जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो इलेक्ट्रोड है
और अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज कोर वायर है, लेकिन उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है, बराबर है। तो ये है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये प्रोसेस कैसा होता है? तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसको SMAW भी बोला जाता है और स्टिक वेल्डिंग भी बोला जाता है। यूजेस द आर्क हीट टू मेल्ट द बेस मेटल एंड टिप ऑफ ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो आप जैसे ही मान लो आपको आर्क वेल्डिंग में करते थे, वही प्रोसेस है। दो वर्कपीस के दो पीस होते हैं, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। वो जो पुल बनता है उसको आप उसके नज़दीक में आपको इलेक्ट्रोड को ले जाना पड़ता है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाने का है। यू हैव टू कीप ए गैप बिटवीन 2 to 3 mm। स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होने के बाद मेटल मेल्ट होता है और उसके बाद में जो इलेक्ट्रोड है वो वेल्डिंग का काम शुरू करता है और उसके ऊपर जो आपने फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है वो भी मेल्ट होके जो भी आपने जो वेल्ड किया हुआ है उसके ऊपर उसका कोटिंग हो जाता है। ये है आपका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो उसके एडवांटेजेस है स्टिक SMAW और स्टिक वेल्डिंग रिक्वायर्स बेसिक इक्विपमेंट्स एंड लैंड्स itself to field work because it is extremely portable। ये जो पूरा जो आपका जो यूनिट होता है वो पोर्टेबल होता है। एंड जो उसकी जो बेसिक जो कॉस्ट होती है, स्पेशली इफ़ यू कंपेयर दैट कॉस्ट विद द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, द कॉस्ट इज़ 30 to 50% ऑफ अदर वेल्डिंग मेथड्स, उससे करीबन आधी होती है। लाइट वेट जो इक्विपमेंट है वो एकदम लाइट वेट है। मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड अवेलेबल, जो इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत सारे टाइप के अवेलेबल होता है। गुड इन टाइट स्पेस, बहुत छोटी जगह पे अगर काम करना है तभी भी ये आप यूज सकते हो। क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर वेल्डिंग नॉट ए रिगरस एज अदर मेथड सच एज टिक। अगर आप टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यूज़ करेंगे तो आपको मेटल क्लीनिंग या जो वर्कपीस क्लीनिंग है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो एडवांटेजेस है उसके साथ में उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। नीड टू रिमूव स्लैग आफ्टर वेल्डिंग, जो वेल्डिंग हो जाने के बाद उसके ऊपर जो स्लैग होता है वो आपको रिमूव करना है। अनयूज इलेक्ट्रोड स्टॉप्स, नीड टू स्टॉप वेल्डिंग व्हेन यू रीच द लास्ट 2 inches ऑफ द इलेक्ट्रोड। स्पैटर, स्लो रिलेटिव स्पीड्स ऑफ SMAW। स्पैटर क्लीनअप एंड स्लैग रिमूवल लेबर इंटेंसिव। मतलब स्पैटर मतलब आप जो वेल्ड किया हुआ है वो पोर्शन और उसके ऊपर से आपको स्लैग रिमूव करना है, वो एक एडिशनल एक काम हो जाता है। क्रिएट्स मोर स्पार्क्स एंड हीट देन अदर वेल्डिंग मेथड। दूसरी जो वेल्डिंग प्रोसेस है उससे हीट और स्पार्क ज़्यादा जनरेट करना है। चिपिंग एंड ग्राइंडिंग कंप्लीटेड वेल्ड्स गिव्स अस हार्मफुल डस्ट। मतलब आपने ये वेल्डिंग कर दिया, उसके बाद में ये जो फ्लक्स रिमूवल स्लैग रिमूवल जो है वो करने के लिए आपको उसको ऊपर चिपिंग भी करना। चिपिंग मतलब आप उसका चिपिंग जो टूल होता है उसके ऊपर आपको हैमरिंग करना है या फिर आप उसको ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये जो करने से क्या होता है, कुछ डस्ट भी जनरेट होती है, वो हार्मफुल होता है। नीड टू स्टॉप ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस टू रिप्लेस यूज इलेक्ट्रोड एंड टू चिप अवे स्लैग। जैसे मान लो इलेक्ट्रोड का लेंथ जो है वो लिमिटेड होता है, करीबन मान लो 350 मिलीमीटर या 400 मिलीमीटर का उसका लेंथ आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका वर्कपीस सिर्फ इतना ही होगा, मे भी आपका वर्कपीस की लंबाई ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो आपका इलेक्ट्रोड यूज़ हो गया और कंज्यूम हो गया तो उसके बाद में आपको होल्डर में दूसरा इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा। तो एक ये जो प्रोसेस बोलते हैं वो कंपेयर टू शिल्डेड मेटल जो आपका आर्क सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स विथ स्केच। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ arc welding. Write application of arc welding. Explain submerged arc welding with sketch in detail. And what are the advantages
of submerged arc welding. Explain shielded metal arc welding with sketch in detail, and what are the advantages and disadvantages of shielded metal arc welding. That answers you have to write and send me a copy of that at my mail ID. Thank you.